गीतों की एक अपनी तासीर होती है। फिल्मी गाने हम सब सुनते हैं, रोज सुनते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन फिल्मी गाने नहीं सुने जाते। उनकी अपनी एक तासीर होती है। फिल्मी गीत सामूहिक उत्सव के प्रतीक होते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये देश वीर जवानों का अलबेलों का मस्ताना सुनते हुए जो बारात में बजाया जाएगा। और 1957 में लिखा साहिर साहब का ये गाना आज भी बारातों में बजता है। और ऐसे हजारों गीत हैं जो हम रोज सुनते हैं। उन अल्फाजों को जिस कलम ने से निकले वो अलग अलग शख्सियत, और उन्होंने ऐसे ऐसे गीत रचे हैं जिनको हम 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद आज भी गुनगुनाते हैं। वो नाम आनंद बख्शी साहब का, शैलेंद्र साहब का, नीरज साहब का, और तीनों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कितने प्रासंगिक रहे, प्रासंगिक हैं। उनके नगमे तो हम सुनते ही हैं, और उन पर तीन खास लोगों ने किताब लिखी है अपने अपने नजरिए से, अपने अपने अनुभव से। राकेश साहब हैं, राकेश आनंद बख्शी उनके सुपुत्र हैं। उनसे ज्यादा कौन आनंद बख्शी साहब के करीब रहा होगा। तो उन्होंने किताब लिखी है, उसमें कई सारे संस्मरण हैं, कई सारे लोगों से बातचीत है किताब में। तो हम आनंद बख्शी साहब की पर्सनैलिटी, शख्सियत पे बात करेंगे, गानों पे बात करेंगे, कुछ किस्से पे बात करेंगे। उसी तरह मिलन जी हैं, मिलन प्रभात जी नीरज साहब के सुपुत्र हैं। उन्होंने उन पर किताब लिखी है, और जैसा मैं कह रहा हूं कि इतने करीब से देखा है उस पूरी रचना प्रक्रिया को, उस पूरी लेखन प्रक्रिया को, और उनसे बातचीत को, उनके अनुभवों को, तो उन्होंने उसको किताब में ढाला है। तो मिलन जी हैं, और इंद्रजीत जी हैं जिनको ये मौका मिला कि वो शैलेंद्र साहब पर शोध करें, और उन्होंने कई सारे लोगों से शैलेंद्र साहब पर बात करी। अपने जो अनुभव है, अपने जो समझ है उनके गीतों को लेकर, वो तो किताब में पिरोया ही, कई सारे लोगों से बात करी। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तीनों गीतकार, मतलब वो जीनियस गीतकार, उनके गानों के विषय में मैं कुछ कहूं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन एक बात तीनों की किताब पढ़ते हुए समझ में आती है, वो ये कि सर आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि तीनों का जो शुरुआती संघर्ष रहा वो ऐसा लगता है कि भूख का संघर्ष था, पेट का संघर्ष था। चाहे वो आनंद जी हो, आनंद बख्शी साहब हो, शैलेंद्र साहब हो और नीरज जी हो। तो क्या भूख या पेट का संघर्ष लफ्जों की तासीर को अलग बनाती है? वो एक ऐसा उनको अनुभव देती है जो शब्दों में जब उतरते हैं, अल्फाजों में जब उतरते हैं, तो वो सीधे दिल तक वार करते हैं। तो पहला सवाल आप तीनों से मेरा यही है, क्योंकि तीनों का एक संघर्ष रहा, और बहुत ही विकट संघर्ष रहा। तो उस संघर्ष का थोड़ा सा जिक्र करते हुए मेरे सवाल का आप जवाब दें। पहले राकेश जी। अभी संघर्ष पे मैं ये कहूँगा कि मुझे एक किस्सा याद आता है बख्शी साहब का, कि जब वो बम्बई में काम ढूंढ रहे थे और काम नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल से वो रोशन साहब को मिले फिल्मिस्तान स्टूडियो में। और उन्होंने रोशन साहब को कहा कि मैं गीतकार हूँ, मैं आर्मी से आया हूँ, मैं सोल्जर हूँ, एक्स आर्मी का सोल्जर हूँ, और मुझे गीतों का शौक है। तो रोशन साहब बहुत बिजी थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम मुझे संडे को आके घर पे मिलो। तो उन्होंने बख्शी साहब को एड्रेस दे दिया उनके घर का। उन दिनों में बख्शी साहब बोरीवली में रहते थे अपने एक दोस्त के साथ, और सांता क्रूज करीब मेरे ख्याल में 15-20 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए कि रोशन साहब जो सुपरस्टार थे, 1959 की बात है, ये 59-60 की बात है, सुपरस्टार रोशन साहब ने घर पे बुलाया। बहुत बड़ी बात है कि स्टूडियो में नहीं मिले, घर पे बुलाया पर्सनल मिलने के लिए। तो बड़े एक्साइटेड हो गए, और सुबह जल्दी उठे तैयारी के लिए। लेकिन रात भर बम्बई में इतनी बरसात हुई कि ट्रेन भी रुक गई। बम्बई की ट्रेन रुक जाना मतलब बम्बई रुक जाती है, लाइफलाइन रुक जाती है। तो बीएसटी बस रुक गई, ट्रेन रुक गई। और उन्होंने बोला यार रोशन साहब ने मुझे 10 बजे घर पे बुलाया, और अगर मैं नहीं गया तो मतलब इतनी मुश्किल से मुझे रोशन साहब मिले, और रोशन साहब ने मुझे घर पे बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो मतलब मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगी ये। तो उन्होंने अपनी जो किताब थी, कॉपी जिसमें वो गाने लिख के उनको सुनाना चाहते थे, उसको प्लास्टिक में लपेटा, छतरी ली, और वो पैदल चलने लग गए बोरीवली से सांता क्रूज। और करीब कुछ 3.5-4 घंटे छतरी भी टूट गई, कपड़े भी गीले हो गए, और किताब भी जो ढकी हुई थी प्लास्टिक में वो भी आधी गीली हो गई। लेकिन वो बिल्कुल 10 बजे सांता क्रूज पहुंचे रोशन साहब के घर पे।
और घंटी बजाई, और रोशन साहब जब ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोला, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? कि सर आपने मुझे बुलाया था 10 बजे। तो उन्होंने कहा लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था कि तुम इतनी बरसात में आ जाओ। इसे ज़रूरी आपके लिए नहीं था, ज़रूरी मेरे लिए था। सही बात है। तो उन्होंने, रोशन साहब ने उनको अंदर बिठाया, उनकी वाइफ ने, बीवी ने उनके लिए चाय बनाई, उनको तौलिया दिया, अपने आप को पहुंचो, और फिर उनके गाने सुने। और फिर बख्शी साहब को फिल्म मिली उनसे, CID, और उनके उसके गाने भी चले थे फिल्म के। तो एक ये संघर्ष होता है, मतलब आपकी जो जरूरत है वो संघर्ष को पैदा करती है। मिलन जी, आप जी। पहले तो सबको नमस्कार। मैं सिर्फ ये बात शुरू करूंगा यहाँ से कि जब मेरे फादर की उम्र सिर्फ 6 साल थी और सबसे छोटे भाई जो थे वो 22 दिन के थे, तब मेरे बाबा की डेथ हो गई। तो उसके बाद इटावा में पुरावली एक जगह है, वहाँ पैदा हुए थे पापा। तो वहाँ पे थोड़ी सी खेती थी, तो उससे इतना नहीं होता था कि आप बहुत कुछ कर पाएं। तो उनका संघर्ष 6 साल की उम्र से शुरू हो गया। वहाँ पे अपने और भाइयों के साथ थे तो पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो मेरे ताऊ थे वो थोड़ा सा अलग किस्म के थे। तो ये हुआ कि आप एटा जाके पढ़ाई कीजिए। एटा में उनकी बुआ जी का घर था। तो उस वक़्त उनकी जो फूफा जी थे वो 5 रुपये उनको भेजते थे घर पे, दादी को हमारे, और मेरे पापा ने पढ़ाई की वहाँ से। तो हाई स्कूल उन्होंने वहाँ से किया। 9th क्लास में उनके नंबर थोड़े कम आए तो फर्स्ट क्लास नहीं आ पाई। अच्छा, स्कॉलरशिप से ही पढ़ रहे थे, उनके पास पैसा तो था नहीं। तो वो टीचर के पास गए कि भाई मुझे आप बढ़ा दो नंबर तो मेरे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो टीचर ने कहा नहीं, शॉर्टकट नहीं है, तुम्हारी मैं फीस दे दूंगा, मैं नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने उनकी फीस दी और वो टॉप किया उन्होंने, और वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। नौकरी करने गए दिल्ली। एक वक्त खाना खाते थे पूड़ी का, जिससे कि पेट भारी रहे तो शाम को खाना ना खाना पड़े। दोपहर को खाना खा लिया, शाम को नहीं, तो जिंदगी भर पेट से। तो बहुत संघर्ष किया, उसके बाद कोई मुकाम हासिल किया। बिल्कुल। इंद्रजीत जी, शैलेंद्र जी का संघर्ष तो मुझे लगता है एक और अलग लेवल पर था, जहां पर सिर्फ पैसे का संघर्ष नहीं था, एक समानता की जो लड़ाई थी, जो जातिगत भेदभाव था, वो संघर्ष भी था। और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि शैलेंद्र जी बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, और उन्होंने हॉकी सिर्फ इस गुस्से में, इस आक्रोश में छोड़ दी हॉकी खेलना, क्योंकि उन पर जातिगत टिप्पणी की गई। तो ये किस्सा कितना सही है, एक तो पहला यही है कि जो हम लोग पढ़ते रहे हैं इस किस्से को, और क्या ये जो अंदर की आग थी उसी ने अल्फाजों को धार दी? सभी को नमस्कार। पीयूष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया हम सबसे, क्योंकि मैं मानता हूं जो संघर्ष है वो जीवन में उत्थान लाता है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो प्रगति नहीं होती है। ये बात सही है कि आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी शैलेंद्र जी हाशिए पे थे, और जो मेरा शोध है, जो जिस आधार पर मुझे सारी सूचनाएं, हॉकी वाली बात भी आप ठीक कह रहे हैं। और दिनेश शैलेंद्र जो उनके बेटे हैं, वो तो ये कहते हैं कि ध्यानचंद जी के साथ भी एक मैच हुआ था और उसमें 1 गोल शैलेंद्र जी ने किया था और बदले में 23 गोल लगातार ध्यानचंद जी ने कराए और एक तरफा मैच हुआ था, ऐसा वो बताते हैं। और ये बात उन्होंने भी लिखी है कि ऐसा उनके साथ हुआ। लेकिन जो बात संघर्ष की बात है, तो मैं उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उनके कई क्लास फेलो, जिनसे मैंने करीब 100 से ज्यादा लोगों से शैलेंद्र के बारे में बातचीत की, उनसे लेख लिखवाया। सबसे पहला लेख मुझे भीष्म साहनी साहब का मिला, उसके बाद कमलेश्वर जी, और लगातार वो संख्या बढ़ती गई, सेंचुरी लग गई। और आनंद बख्शी साहब से बात हुई, नीरज जी ने भी लेख लिखा। जो संघर्ष की बात है, देखिए एक फिल्म 1959 में आई थी, उजाला, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव था, भूख का, संघर्ष का, गरीबी का, जो अन्याय और उत्पीड़न और शोषण की बात होती है, उसको उन्होंने गीत में डाला। और देखिए, अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा के गीत जो होते हैं वो केवल मनोरंजन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। शैलेंद्र के गीतों में कविता है। अब सूरज जरा आ पासा, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम, ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबा, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। अब अगली लाइन देखिए, क्या शानदार लाइन है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है।
तो इतनी सुंदर पंक्तियां मुझे लगता है कि किसी कविता से कम नहीं, और ये उन्होंने 1959 में लिखी थी, और मुझे लगता है कमोबेश आज भी हिंदुस्तान की 15-20% आबादी, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है, वो गर्मा गर्म जो रोटी है, वो उनके लिए एक हंसी ख्वाब ही है। मुझे लगता है आज भी है, हालांकि सरकार बहुत कर रही है, लेकिन अभी भी बदलाव नहीं हुआ। और मुझे अच्छा लगता है कि आनंद बख्शी साहब, ये कहा जाता है कि शैलेंद्र बहुत सरल लिखते थे, आनंद बख्शी साहब भी सरल, उनका भी एक गाना देखिए, भूख पर कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने। राकेश जी मौजूद है यहाँ पर, रोटी फिल्म का ही गाना था, अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, 2 हाथ कपड़ा 2 वक्त रोटी। तो जैसे शैलेंद्र जी सरल लिखते थे, उतना ही सरल आनंद बख्शी साहब भी लिखते थे। और शैलेंद्र जी ने तो जब राज कपूर उनको मिले, और मैं तो मानता हूं कि राज कपूर ने उनको एक ग्लोबल गीतकार बनाया। अच्छा। आवारा फिल्म में, क्योंकि रशिया में 6 साल रहा हूं, हमारे आदरणीय तेजेंद्र सिंह लूथरा साहब मौजूद हैं, उनकी कविताओं का भी रूसी में अनुवाद हुआ है, वो होने वाला, वहां वो जाके महसूस करेंगे। वहां पर राज कपूर बहुत मशहूर है, और उनके शैलेंद्र के 2 गीत, आवारा हूं और एक और गीत मेरा जूता है जापानी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। राज कपूर जी से उनकी मुलाकात का किस्सा आपसे अलग से बात करेंगे। अब मुझे लगता है चूंकि भूख की, संघर्ष की ये बात हो गई, अब थोड़ी बात अलग, थोड़ी जो हैरान करती हैं, थोड़ा मजेदार बातें भी हैं। मिलन जी, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि हमने सुना है एक किस्सा नीरज जी से जुड़ा हुआ कि नीरज जी ने कन्यादान फिल्म का एक गीत लिखा, और वो पहले लिखना नहीं चाहते थे, उन पर दबाव डाला गया कि लिखिए, फिर उन्होंने लिखा। उन्होंने इस शर्त पे लिखा कि अगर गाना चल गया तो मैं आपकी गाड़ी ले लूंगा। तो वो क्या किस्सा था, क्योंकि वो गाड़ी हमने सुना है अलीगढ़ में आपने भी बहुत घुमाई है। वो कहानी ये थी कि शंकर जयकिशन के साथ पापा फिल्म कर रहे थे, और 14 फिल्में की हैं पापा ने शंकर जयकिशन के साथ। तो शंकर जी ने कहा गाना लिखना है कन्यादान के लिए, तो गाना लिखा गया, कई बार लिखा गया, और उसको बिल्कुल शंकर जी कहते बेकार यार, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कई बार गाने लिखे गए और रिजेक्ट कर दिए गए। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो लिख के गए और शंकर ने उसको फाड़ दिया। तो उसने, जो राजेंद्र भाटिया थे, उन्होंने कहा नीरज जी अब ऐसा गाना होना चाहिए कि बस इसने जो फाड़ा है ना, बस आप आगे समझ जाओ, ऐसा होना चाहिए। बाबा ने ठीक है, रात को बैठ के वो लिखा, और वो गाना जो उतरा दिमाग से कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के तराने बन गए, जो शाम आई तो सवेरा बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तो वो देख के शंकर ने कहा हाँ यार ये तो चलेगा, तो वो हो गया एक्सेप्ट। अब राजेंद्र भाटिया ने कहा भाई गाना तो हो गया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए मैं यहाँ रहता हूँ, वो सांता क्रूज में रहते थे, ब्यूटी गेस्ट हाउस में, कि मेरे पास यहाँ पे कोई साधन नहीं है आने जाने का, तो आप मुझे अपनी कार दे दो, मुझे कार चाहिए। तो राजेंद्र भाटिया ने वो कार उठाई, चाबी अपनी स्टैंडर्ड हेरल्ड की, वो कहा आज से आपकी हुई, और वो कार दे दी गई। तो जब नई नई चीज़ मिलती है तो खुशी होती है ना कि भाई ये चलो। तो पापा उस कार को लेके अलीगढ़ चला के लाए, उनके साथ एक ड्राइवर आया, और वो कार फिर वहाँ रही। फिर जब वो थोड़ी पुरानी हो गई, पापा छोड़ गए थे बॉम्बे, तो फिर मेरे पास थी, और मैं कॉलेज में जाता था, तो वो कभी कभी कार लेके इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था। तो वो सब जानते थे ये ओपन कार जो जा रही है स्टैंडर्ड यार, ये उनकी कार है। तो काफ़ी मशहूर हो गई थी वो कार, और एक बार वो नीला आकाश के अंदर भी पिक्चराइज हुई थी, तो उसके बाद मिली थी वो। राकेश जी, आपको कुछ ऐसा किस्सा याद आता है? क्योंकि हमने देखा जो संघर्ष की बात की रोशन साहब के साथ, जो आपने किस्सा सुना, और ऐसे बहुत सारे किस्से जब संघर्ष कर रहा होता है आदमी तो रहते हैं। लेकिन जब आदमी पॉपुलर हो जाता है, जब स्टार वैल्यू आ जाती है, तो उस दौर का कोई किस्सा? क्योंकि गाने तो आनंद जी ने इतने लिखे हैं कि हम क्या जिक्र करें। मतलब मेरा एक फेवरेट गाना मेरे महबूब कयामत होगी, तो अब कितनी बार मैंने सुना है मुझे पता नहीं है। और एक किस्सा और मैं सुनना चाहूंगा कि हमने सुना है कि एक शख्स एक बार पटरी पर लेटा हुआ था आत्महत्या करने के लिए, और आनंद जी के गाने ने उसको बचा लिया। तो वो क्या किस्सा था? तो एक बार बख्शी साहब को मैंने अपने डैडी को बोला कि डैडी ये जो
फिल्म फेयर अवार्ड हैं, आपके पास कुछ 40 नॉमिनेशन है फिल्म फेयर अवार्ड के, लेकिन आपके पास 4 ही अवार्ड हैं। तो ये ऐसा इतना फर्क क्यों है? नॉमिनेशन 40 हैं लेकिन अवार्ड 4 ही हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है नॉमिनेशन से या अवार्ड से? क्योंकि मुझे जो अवार्ड चाहिए था मुझे मिल चुका है। ऐसा कौन सा अवार्ड, कौन सी कंपनी का अवार्ड या कौन सी मैगजीन का अवार्ड? ये सर कि मुझे कुछ 20-25 साल पहले एक शख्स ने एक चिट्ठी लिखी थी गांव से कि मैं बहुत नाराज था अपनी ज़िंदगी से, और मेरी फैमिली भी ख़त्म हो गई थी, मैं नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, मुझे लगा कि अभी अंधेरा ही अंधेरा है मेरी ज़िंदगी में, अभी तो इसको ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। तो मैं हमारे गांव के पास ट्रेन जाती है, फास्ट ट्रेन निकलती है और गांव में रुकती नहीं है, तो बड़ी तेज़ी से निकलती है हमारे गांव से। तो मैं चला गया अपने गांव के जो कोने में एक जो पटरी है, और वो पटरी पे जाके मैं लेट गया। और मैं लेट गया, मैंने बोला गाड़ी आएगी अपना काम कर जाएगी, मुझे सिर्फ लेटना है ना, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो मैं लेट गया जाके। लेकिन गाड़ी आने से पहले कुछ गांव में किसी का रेडियो चालू था, तो वहां गाना बज रहा था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और उस वक्त आप देखो क्या कोइंसिडेंस है, या पता नहीं कुदरत का क्या कमाल है, कि वो जो लफ्ज उसके कानों में आए गाने के, वो थे गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार, चल लौट आए घर को, चल देख रात जा रही है, देखो सुबह आ रही है। और वो बोलता मैं वहां से उठ गया, और मैं वहां से जब उठा वही तभी वहां से गाड़ी निकली। तो आपकी इस गाने ने, आपने तो फिल्म के लिए लिखा, धर्मेंद्र जी के लिए लिखा, लेकिन मेरी जिंदगी में ये गाना काम आया। तो डैडी माशा कहते थे गाना वो अच्छा जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए। नहीं, सही बात है। फिल्मी गाने जो हम कहते हैं कि वो किसको किस रूप में प्रभावित कर रहे होंगे हमको नहीं पता। सैकड़ों गीत हैं वो हमारे एकाकीपन के साथी हैं। जब आदमी का दिल टूटता तो वो गानों के में उसमें जो गीतकार ने फिल्म के लिए लिखा है वो उसको महसूस करता है। जब आदमी प्यार में होता है तब सुनता है। तो ये हर भाव के लिए गीतकारों ने गीत लिखे हैं। इंद्रजीत जी, जब ये बात हो ही रही है कि शैलेंद्र जी के सैकड़ों गीत हैं, लेकिन राज कपूर के साथ उनका जो संबंध रहा, जो आपने पहले जिक्र कर भी रहे थे, मैंने आपको टोक दिया था, वो इसलिए क्योंकि राज कपूर उनको जिन हालात में मिले और उसके बाद वो बंबई आए, तो क्या ये माना जाए, बाद में मैं तीनों से सवाल पूछूंगा, कि कोई एक उत्प्रेरक आपकी लाइफ में आता है जो फिर आपके करियर की दशा दिशा बदल देता है? तो जैसे शैलेंद्र साहब के जीवन में राज कपूर आए, तो उस प्रसंग का जिक्र करते हुए आप राज कपूर से उनके जो संबंध रहे उसे बताएं। जी पंडित साहब, शैलेंद्र साहब 1942 में, क्योंकि ये रहते थे, पहले तो जन्म तो इनका रावलपिंडी जो अविभाजित पाकिस्तान पहले था उसमें हुआ, और उसके बाद ये लगभग 1932 में ये लोग मथुरा आ गए। उनके पिताजी रिजाइन दे दिया, वो क्योंकि आर्मी में थे, और वहाँ से रिजाइन देने के बाद मथुरा आए। मथुरा में क्लास 3 से लेकर के 12th पूरा नहीं किया था उन्होंने, क्लास 10th उन्होंने किया, और क्लास 10 में बताते हैं कि पूरे यूपी बोर्ड में उनकी जो है 3rd पोजीशन थी। 12th पूरा नहीं किया था, वही गरीबी की बात थी, तो उनको ये था कि जल्दी जल्दी कहीं से नौकरी लगे, बड़ी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो उन्होंने 12th की पढ़ाई छोड़ करके वो सीधे रेलवे का एक 5 साल का अप्रेंटिस कोर्स था वो उन्होंने ज्वाइन किया। और उसमें ये था कि कुछ महीने झांसी रहना पड़ता था और कुछ महीने बॉम्बे, उसमें बॉम्बे कहलाता था। तो जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो शैलेंद्र जी ने एक बड़ा अच्छा भारतीय धर्मयुग में उनसे एक लेख लिखवाया था कि आप कवि कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को। तो उसमें उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा कि मैं कवि कैसे बना। तो उसमें लिखा कि 16 अगस्त को जश्न आज़ादी का एक कार्यक्रम बॉम्बे में रखा गया, जिसमें हिंदी में नरेंद्र शर्मा और हिंदी के बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह, और उर्दू में जोश मलिहाबादी उस समय टॉप पे थे, कैफी आदमी साहब थे, सागर निजामी थे, कुछ गुजराती कवि थे। और जब वो कार्यक्रम में अध्यक्षता पृथ्वीराज कपूर जी कर रहे थे, और संचालन जो है उस जमाने में ब्लिट्ज के बहुत बड़े हीरो जो थे हमारे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जो बड़े आवारा और श्री 420 मेरे नाम जोगरी कहानियां भी उन्होंने लिखी है और बड़े लेखक थे, वो संचालन कर रहे थे। शैलेंद्र जी बिल्कुल सबसे पीछे पंक्ति में दर्शकों में बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि शमशेर बहादुर सिंह ने किसी वजह से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। पता नहीं, वो कारण तो नहीं लिखा उसमें, क्या वजह रही कि वो क्यों कविता पाठ नहीं पढ़ना चाहते। तो हुआ कि एक कवि कम पढ़ रहा है, और शैलेंद्र जी थोड़ा इप्टा से जुड़े हुए थे, तो ख्वाजा अहमद अब्बास भी उनके बारे में जानते थे कि भाई वो कविताएं लिखते हैं, लेकिन अभी उस तरह से लोकप्रिय नहीं हुए थे।
तो अचानक ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनका नाम पुकारा कि भाई आप आइए, शमशेर बहादुर सिंह नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी जगह आप पढ़िए। एक कवि जो कम पढ़ रहा है तो वो खानापुर थी। तो इसी तरह से शैलेंद्र जी ने लिखा है कि मैं जैसे ही मंच की ओर बढ़ा तो मेरे जो मजदूर साथी थे उन्होंने मजाक में कहा, रे भाई छोटी कविता पढ़ना, बोर ना करना। कह रहे मैं जैसे ही गया तो मैंने समझ ना आए मैं कौन सी कविता पढ़ूं, तो मैंने इतिहास कविता, और संयोग से बड़ी लंबी कविता, कह रहे मैंने वो कविता पढ़ी। और उस कविता जैसे ही कह रहे मैंने 4 लाइनें पढ़ी और तालियां बजनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि साहब लोग होट कर रहे हैं मुझे, तो मैं घबरा गया। तो मैंने पृथ्वीराज जी से पूछा, सर मैं बैठ जाऊं? अरे बोले नहीं भाई बैठना नहीं है, वो आपको दाद दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आप इसको दोबारा पढ़िए और पढ़िए, अगले अंतर से पढ़िए। तो कह रहे इस तरह से मैं पहली बार बॉम्बे में कवि के तौर पर स्थापित हुआ। ये उनका एक तरह से अपना कबूलनामा है कि भाई मैं ऐसे कवि बना। और वहीं राज कपूर साहब भी बैठे हुए थे, तो राज कपूर ने अपना विजिटिंग कार्ड, उस समय राज कपूर उतने लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि आग फिल्म बन रही थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं पृथ्वीराज जी का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो मेरे आग फिल्म का क्लाइमेक्स जो शूट करता है वो आप लिखिए। तो उस समय थोड़ा सा राज कपूर साहब थोड़ा सा ये था कि फिल्मों में नहीं लिखना चाहिए, उस तरह का उनका अपना सोच थी। हालांकि ये भी मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ, उनकी डायरी मैंने पढ़ने का सौभाग्य मिला, उनके बेटों ने मुझे पढ़ाई। उसमें लिखा हुआ है 1945 का कि आज मैं इस प्रोड्यूसर के पास गया, एक माहेश्वरी का नाम लिखा हुआ है, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर लिखा हुआ है कि मैं फलाने के पास गया, उन्होंने भी कोई भाव नहीं दिया। तो एक तरह से वो इतने नाराज हो गए थे फिल्म वालों से कि भाई इनके लिए अब नहीं लिखना। तो उन्हें लगा कि राज कपूर भी वैसे ही होंगे। लेकिन जब राज कपूर ने कहा कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ लिखो, और अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा ये कार्ड रखो और मेरे दिल के और घर के द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले हुए हैं। अब 2 अप्रैल 1948 को उनकी शादी हुई। जब पत्नी का पैर भारी हुआ 1949 में, तब उनको लगा कि भाई अब उनको मायके जाना था। तो ये था कि पैसा इतना 150 रुपया सैलरी मिलती थी, और उस जमाने में भाई 150 रुपया की पत्नी को घर कैसे भेजें, और भेजें तो भाई पैसा वैसा दे के कैसे भेजें। तब वो राज कपूर के पास गए कि भाई मुझे 500 रुपये की जरूरत है। तो राज कपूर ने लिखा है कि भाई 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। कह रहे मेरे पास भी नहीं थे। मैंने अपने सेक्रेटरी से बुलवाया, भाई इंतजाम करो, तो वो 500 रुपये उन्हें दिए और ये कहा कि भाई अब पहले तो अपनी पत्नी को घर भेजो, फिर उसके बाद तुम आओ, फिर 2 गाने इसमें लिखने हैं तो आप लिखिए। फिर शैलेंद्र ने एक और अंतरा लिखा, मतलब एक और लेख है कि कह रहे फिर जैसे ही मैं घर आया और ये हुआ कि भाई राज साहब बड़े दिल वाले हैं, उनके लिए मुझे गीत लिखना है। तो कह रहे मैंने बरसात में हमसे मिले तुम ये गीत लिखा, लेकिन गीत लिख लिया था, लेकिन हुआ क्या कि वहां इतनी आंधी तूफान आया कि बिजली 5 दिन चली गई। कह रहे फिर मैं घर से निकल नहीं पाया और 5 दिन तक मैं जा नहीं पाया राज साहब के पास। तो मुझे लगा हो सकता है इस बीच उनका मन बदल जाए। कह रहे मैं फिर 7वें दिन गया तो बोले अरे भाई तुम कहाँ थे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कह रहे फिर वो गाना जो है 2 गाने फिर उन्होंने रिकॉर्ड किए, एक तो ये बरसात में, दूसरा पतली कमर है तिरछी नजर। इसका मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। पतली कमर तिरछी नजर पे बड़ी उनकी शीशा लेदर भी हुई शैलेंद्र जी की, क्योंकि उनके जो पिताजी थे जब उन्होंने रेडियो पे गाना सुना तो बड़े नाराज हुए, अरे यार ये क्या पतली नंबर, मेरा लड़का क्या गाना लिख रहा। ये वाकया मुझे अरविंद कुमार जी जो माधुरिक संपादक उन्होंने सुनाया था कि भाई उनके पिताजी बड़े नाराज। और रामविलास शर्मा जो बड़े आलोचक हुए हैं, उन्होंने, वो शैलेंद्र जी के दोस्तों में भी थे, तो उन्होंने एक दिन जब शैलेंद्र जी उनसे मिलने गए, जब थोड़ा स्टार से बन गए, आवारा जब फिल्म रिलीज हो गई, तब उन्होंने उनकी क्लास ले ली। अरे भाई एक तरफ तो तुम लिख रहे हो तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा, बाद में संघर्ष जोड़ दिया लोगों ने, संघर्ष हमारा नारा। करे एक और तुम इतने प्रगतिवादी गीत लिखते हो और यहाँ ये छिछोरापन लिख रहे हो, पतली कमर है तिरछी नजर है। उसके बाद शैलेंद्र जी ने थोड़ा हल्का हाथ रखा और फिर मुझे लगता है कि उन 800 गीतों में से मैं मानूंगा कि उनके 775 गीत तो ऐसे हैं जिनको में कहीं अश्लीलता नहीं मिलेगी। हालांकि एक बात में और भी, यहाँ सारे हमारे मित्र बैठे, घमंडी लाल जी हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ ही एक ही गांव के हैं। ये निराला जी की एक पंक्तियां हैं, देखिए वहां हम लोग उन्नत और क्षीण पीड़ करती, उसमें उनकी अगली लाइन है, डोल जाता है धैर्य ऋषि मुनियों का, देव भोगों की बात ही निराली। अब निराला जी जब लिखते हैं इतना श्रृंगार, तब तो कोई बात नहीं करते। अब क्योंकि शैलेंद्र ने पतली कमर तिरछी नजर लिख दिया तो उसके ऊपर हाय वो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहित्य वाले, हालांकि चलो उसको अच्छा भी हुआ, इसी बहाने बाद में शैलेंद्र जी ने परहेज किया उन चीजों से। ये वहां से राज कपूर जी से संबंध शुरू हुआ। आनंद जी,
नहीं कुछ आप एक कुछ और कह रहे एक और हैं सर? बात कहना चाहूंगा कि जब बख्शी साहब बम्बई आए थे गाने लिखने के लिए, तो शुरू में क्योंकि वो उर्दू मीडियम में पढ़े लिखे थे, उर्दू में ही लिखते थे हिंदी गाने, तो वो बहुत सारे उर्दू वर्ड यूज करते थे। तो शैलेंद्र जी ने बख्शी साहब को कहा था, बख्शी तुमको अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने हिंदुस्तान में सब जगह बजें, तो तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आपने चूंकि उसका जिक्र कर ही दिया तो मैं आपसे ही पहले सवाल कर लेता हूं कि आनंद बख्शी जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत सहज, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही आसान जुबान में वो अपनी बात कहते थे, और वो है भी। लेकिन उनके लिए कभी ऐसा रहा कि बहुत मुश्किल सिचुएशन आई हो जहां पर वो फंस गए हो? जबरदस्त सिचुएशन, क्या? वंस इन अ लाइफ टाइम। मेरे ख्याल में जिंदगी दुनिया में ऐसा सिचुएशन कोई भी फिल्म, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कल्चर, कोई भी नेशन में कभी नहीं आया होगा जी। पहले मैं एक दूसरी बात कहूंगा कि किसी ने कहा था, बख्शी साहब को पूछा, बख्शी साहब इतनी गहरी बातें इतने सरल शब्दों में कैसे कह जाते हो? आप जीनियस हैं, आप तो एकदम जीनियस इंसान हैं। इसे यार इसमें कोई जीनियस बिनियस कुछ नहीं है। मैं 8वीं पास हूं, मैंने 8वीं तक जितनी हिंदी सीखी थी उसमें ही मुझे सारा खेल खेलना है। तो मेरी जो कमी थी, मेरी में जो कमी थी वो मेरी प्लस पॉइंट बन गई इंडस्ट्री में। नहीं, वो तो आपने किताब में लिखा भी है कि तुकबंदी को कैसे उन्होंने साधा, और जो मुश्किल हुई, तो एक बार 1970s में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बहुत बड़ी फिल्म बना रहा था सुपरस्टार्स के साथ, 2 बड़े बड़े महारथी सुपरस्टार, और सिचुएशन उसने बख्शी साहब को दी कि बख्शी साहब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है और ये दोनों हनीमून बनाने जाते हैं, और हनीमून के टाइम जब वहां पहुंचते हैं और हनीमून का टाइम होता है कि चलो अभी हनीमून करेंगे, तो हीरोइन बोलती है कि शी गेट्स अ पीरियड्स, अभी पता नहीं हिंदी में इसका क्या शब्द है, शी गेट्स अ मेंस्ट्रुएशन, तो शी डजंट वांट टू मेक लव विद द हीरो। ये है मेरी सिचुएशन। बख्शी साहब तो चुप ही हो गए, बात मतलब उनकी जबान ही बंद कर दी उन्होंने, बोले तू पागल है, हम हमारे घर में हमारी बीवियों के साथ भी बात नहीं करते पीरियड्स के बारे में या मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ये मतलब ये तो हमारी कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ या बच्ची के साथ ये बातें नहीं करता, और हम हिंदी फिल्में जाते हैं देखने अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, तो मैं कैसे गाना बना दूं इस पे मेंस्ट्रुएशन के ऊपर? इसे भाई मुझे ये मेरी सिचुएशन है, आप इतने फेमस हैं, आपने इतने गाने लिखे हैं, आपकी फिल्में इतनी हिट हैं, आप कुछ करो, मेरा सिचुएशन ये, मैं सिचुएशन चेंज नहीं करूंगा। तो बड़े सोच के बाद बख्शी साहब ने गाना लिखा, और देखिए क्या लिखा। और ये गाना सुनने के बाद जब मुझे किस्सा पता चला, मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में अपने दिमाग में बोला कि माय फादर वाज अ जीनियस। गाना जो उन्होंने लिखा मेंस्ट्रुएशन पे, पीरियड्स पे, वाज पास नहीं आना दूर नहीं जाना, तुमको कसम है कि आज मोहब्बत बंद है। अब सोचो, आई मीन ऐसी गहरी बात कहते नहीं, इतनी सच ए रोमांटिक वे। So I बहुत think बड़ी बात। this one song I can say that my dad is a genius. गानों के पीछे के जो किस्से जब पता चलते हैं तो वो अद्भुत होते हैं। मिलन जी, आपको कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है कि जब नीरज जी फंस गए हो? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। पहला मैं 2 किस्से सुनाऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहला किस्सा तो ये है कि देवानंद साहब ने जब फिल्म प्रेम पुजारी अनाउंस की तो स्क्रीन में निकला था कि ही वांट्स अ न्यू राइटर फॉर दिस फिल्म। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि बॉम्बे में पापा को सुना था देवानंद ने, और उन्होंने कहा था कि यार कभी हम काम करेंगे साथ में। तो पापा ने उनको सिर्फ एक लेटर लिखा कि आपने मुझसे एक वादा किया था, एकदम लौटती डाक से आया कि यू कम इमीडिएटली, और टिकट भेज दिया गया कि आप आ जाओ। पापा पहुंच गए। अब ये हुआ कि भाई गाना लिखना है और एस डी बर्मन साहब हैं, तो एस डी बर्मन साहब ने अगर मंजूर कर लिया तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुम्हारा टिकट तो वापसी का देना पड़ेगा। तो ये देखो भाई कि गाना ऐसा लिखो कि सही हो। मिलने गए भाई एस डी बर्मन से, तो एस डी बर्मन साहब ने कहा देखो भैया मुझे गाना चाहिए, सिचुएशन ये है कि लड़की विदेश गई है, वहाँ पे वो एक उसका जो लवर है वो किसी लड़की के साथ आता है और वो शराब पी के डांस करती है। ये गाना तुम्हें लिखना है, इसमें पहला वर्ड रंगीला होना चाहिए, और इसमें जाम वर्ड नहीं आना चाहिए, शराब वर्ड नहीं आना है, कुछ नहीं आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, और म्यूजिक दे दिया कि इस म्यूजिक पे चलेगा। पापा ने रात को बैठ के लिखा और सवेरे देवानंद को फ़ोन किया कि भाई मैंने गाना लिख लिया है। तो उन्होंने कहा अरे एक दिन में लिख लिया? उन्होंने कहा हाँ। कहने पहले मेरे को सुनाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। गए भाई, तो पापा ने सुनाया उनको, तो पसंद आया। उन्होंने कहा चलो अब चलते हैं बर्मंदा के पास। वहाँ गए, वहाँ जाके पापा ने कहा कि मैंने लिख दिया है, तो उन्होंने सुनाया रंगीला रे।
तो बर्मन ने कहा हाँ ये गाना बिल्कुल सही है, चलेगा। और उसके बाद 5 पिक्चरें पापा ने एस वी बर्मन के साथ की हैं लगातार। तो एक किस्सा तो ये था, दूसरा था राज कपूर का। आप राज कपूर का नाम ले रहे थे, तो मेरा नाम जोकर बन रही थी। इससे पहले ही पिक्चरों में काम किया था पापा ने, तलाश कर ये सब में। तो उन्होंने कहा कि यार एक सर्कस पे गाना लिखना और वो जोकर गाना गाएगा। तो पापा ने कहा कि जोकर पे गाना है, मैं कैसे लिख सकता हूँ? कहने लिखना तो आपको ही है और जोकर पे लिखना है। तो पापा ने कहा देखिए जोकर पे कोई गाना नहीं हो सकता, कोई गीत नहीं हो सकता, कोई गज़ल नहीं हो सकती। उस पर तो सिर्फ बात कर सकता है जोकर किसी से, वैसे नहीं कर सकता। कहना जो भी हो। चलो फिर पूना चले गए। पूना के फार्म हाउस पे राज कपूर ले गए। 3 दिन निकल गए मगर कुछ बना नहीं। उसके बाद रात को आया इल्हाम जो बोलते हैं उसको, तो सवेरे उन्होंने फिर वो गाना लिखा। तो गाना था हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, हे भाई। मतलब इस गाने में भी सर एक फिलॉसफी थी और वो हाँ। और ये मतलब था कि सर्कस ये शो है 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। उसके बाद खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिन चिड़िया का बसेरा, न तेरा है न मेरा है। तो ये था। दूसरा एक बार उनको चैलेंज हुआ कि आप हिंदी गाना जो है सब में आप उर्दू वर्ड यूज होते हैं, आप हिंदी गाना ऐसा होना चाहिए कि हिंदी वर्ड हो। तो पापा ने लिखा था इतना फूलों के रंग से, दिल की कलम से लिखी तुझे रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। मधुर ये वर्ड पहली बार फिल्मों में आए हैं जो कभी यूज नहीं हुए। नीरज जी के गानों में तो एक अलग तरह की रोमानियत थी, तो वो है। राकेश जी बहुत ज्यादा थी। अभी एक चीज और बता दूं जी, मेरी वाइफ को पापा ने बस में पसंद किया था। बस में ट्रैवल करते हुए पसंद किया था कि शादी होगी तो इस लड़की से होगी। वाह। राकेश जी एक चूंकि गाने का जिक्र हुआ तो एक किस्सा हमने कहीं पढ़ा है, उसको आप कंफर्म कीजिए कि सही है कि नहीं है, कि वो अंधा कानून का एक गाना है, हंसते हंसते रोते रोते हंसना सीखो। तो वो कहते हैं कि उसको जब आनंद जी ने दोबारा सुना रेडियो पर, तब उन्हें महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। तो क्या ये किस्सा सही है? जब हम अंधा कानून फिल्म देख के बाहर निकले थिएटर से, मतलब रिलीज से पहले था ये, मेरे ख्याल में रिलीज से एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले, तो डैडी ने कहा यार बड़ी गलती होगी मेरे से। तो हमने कहा क्या गलती हो गई? इसे मैंने गलत गाना लिख दिया, मैंने गलत शब्द यूज किए। तो इसे मैंने बोला ऐसा कौन सा गाना गलत था, सब सारे तो गाने अच्छे थे, हिट गाना था। हाँ हिट हुआ बाद में। तो इसे नहीं, जब वो डायरेक्टर ने मुझे मरवा दिया, तो ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या कर दिया होते हैं। इसे वो आया मुझे, ही वाज द साउथ इंडियन द डायरेक्टर, तो उसने मुझे पूरी कहानी इंग्लिश में सुनाई क्योंकि उसको हिंदी ठीक से जानता नहीं था वो। और थ्रू ही सेड पूरी नरेशन में उसने मुझे कभी हीरो का नाम नहीं बताया। ही केप्ट सेइंग मिस्टर बच्चन मिस्टर बच्चन मिस्टर बच्चन, कैरेक्टर का नाम कभी लिया ही नहीं। तो मैंने गाना लिख दिया, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बट ही सेड द कैरेक्टर वाज अ मुस्लिम। तो अगर मुझे पता होता कि ये कैरेक्टर मुस्लिम है फिल्म में, तो मैं फिर उसके कल्चर का कुछ सिमिली लिखता। तो यहाँ गड़बड़ मैंने कर दी कि आई डिड नॉट आस्क हिम द नेम ऑफ द कैरेक्टर, यू नो what is the name of the character that I am writing for. So I think more there are some other
songs also. I'll come to it later. I can't remember now. नहीं मतलब कितनी बारीक बारीक छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जब आदमी गाने सुनता है तो उस वक्त एहसास नहीं होता। हाँ, वो जो उनका बहुत फेमस गाना है चिंगारी कोई भड़के, जी, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था कि पार्टी थी, शक्ति समंता की पार्टी थी, वो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अमर प्रेम, और बख्शी साहब के पीछे पड़ा रहा, बख्शी साहब मेरा गाना कब रेडी होगा, कब रेडी होगा, इसे कह रहे तेरे बहुत 15 दिन बाकी हैं तेरी शूटिंग के लिए, बहुत टाइम है यार, लिख दूंगा। अभी पार्टी है, पार्टी में दारू पीने थे, खाना खाने थे, मजा करने थे, काम की बात मत कर दारू पार्टी के टाइम। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई, वो बाहर निकले वो होटल के लॉबी में, तो गाड़ी आने में टाइम लगा क्योंकि गाड़ी कहीं दूर पार्क थी, ड्राइवर गाड़ी ला रहा था और उस बीच में बरसात, जबरदस्त बरसात हो रही थी। तो बख्शी साहब ने अपना सिगरेट जलाया और उसकी जो माचिस है उसको ऐसे बरसात में फेंक दिया, और वहां पे उनको शक्तिदा को बुलाया, शक्तिदा इधर आ, तू मेरे पीछे पड़ा है शाम से, गाना लिख के दो, ले लिख, तेरा मुखड़ा रेडी कर दिया मैंने। इसे क्या है मुखड़ा? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। तो ये वहाँ उस लॉबी में खड़े कैसे सिचुएशन से गाने लिखे जाते हैं, मेरे ख्याल से इंद्रजीत जी आप बताएंगे कि शैलन जी ने शायद लिखा है ना, मुड़ मुड़ के देख मुड़ ना देख, तो उसका जो प्रसंग है, जो किस्सा है, वो शायद ये था कि शंकर जयकिशन में से कोई अपनी कार में से किसी लड़की को देख रहा था बार बार, और शैलन जी ने वो गीत लिख दिया या वो मुखड़ा लिख दिया, क्या ये सही है? हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है कि वो एक साथ कार पे जा रहे थे, तो उनमें से ही उनके जैसे शंकर जयकिशन, राज साहब, शैलेंद्र हसल, सब साथ साथ ही रहते थे, और ये एक्चुअली एक इनका बहुत अच्छा दोस्ताना रिश्ता भी था। हालांकि ये बात भी सच है कि रिंग मास्टर तो खैर राज साहब ही थे। आवारा फिल्म का जो गाना है, इसका बड़ा रोचक प्रसंग मैं बताता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि ये फिल्म की स्टोरी नहीं सुनी थी शैलेंद्र जी ने, और स्टोरी सुने बिना ही नाम से ही शीर्षक से आवारा हूँ गाना लिख दिया, पूरा गाना लिख दिया और राज साहब को सुनाया, और राज साहब ने रिजेक्ट कर दिया, अब बेकार है ये। और फिल्म पूरी बन गई। उस फिल्म बनने के बाद एक बार राज साहब ने फिर बुलाया उनको कि भाई ऐसा है यार, एक बार तुमने सुनाया था ये गाना, मैं चाहता हूं उसे फिर से सुनाओ। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो स्टोरी राइटर हैं उनको भी सुनवाते हैं। तो जब उन्होंने सुनाया है गाना, राज साहब भी मौजूद थे, ख्वाजा अहमद अब्बास, तब ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा भाई ये तो थीम सॉन्ग होना चाहिए, जो मेरी 3 घंटे की कहानी है इस 2 अंतरे में ही उसने प्रकट कर दी है, दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूं। ये गाना मैं बताऊं पूरे सोवियत संघ और चाइना और सब जगह चला। और ये गाना एक मैं बात और ऐड करना चाहूंगा पांडे साहब, बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि 1954 में हमारे 15 लोग जो फिल्म जगत के, उसमें राज साहब, राज सहानी, चेतन आनंद, विजय और ये देवानंद साहब, राज कपूर, नरगिस, सब गए थे रशिया 5 फिल्मों को ले गए। उसमें बैजू बावरा थी, आवारा थी, 2 बीघा जमीन। आवारा इतनी हिट हुई वहां पर कि फिर उसके कई 50 प्रिंट बनाए गए, तब उसको रूसी भाषा में पूरे सोवियत संघ में रिलीज किया गया। अब अगली कहानी यह है कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू वहां गए पहली बार, और वहां पर बुल्गानिन प्रधानमंत्री थे, खुर्शीव राष्ट्रपति थे। तो बुल्गानिन को कहा गया कि भाई वेलकम करना है। तो वेलकम करने के लिए जब वो उठे, जैसे मुझे मदन लाल मधु जिन्होंने 100 किताबों का रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है, उन्होंने मुझे बताया था ये बात, मैं क्योंकि वहाँ 6 साल रहा हूँ। बोले इंद्रजीत जी, वो मैंने ये, क्योंकि मैं 1957 में ही आया था और ये 1955 की बात है तो सही होगी। बोले जब जवाहरलाल नेहरू आए और उनके स्वागत में 1 लाख लोगों की भीड़ थी, और बुल्गानिन जो प्रधानमंत्री थे उनको स्वागत के लिए कहा गया, तो स्वागत के लिए पहली लाइन उन्होंने यही कही, आवारा हूं। तो पंडित नेहरू चौंक पड़े, अरे भाई ये फिल्मी गाना कैसे गा रहे। फिर उसके बाद जब वो लौटे हिंदुस्तान, उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जो राज्यसभा के सांसद थे उनको जाके बताया कि भाई यार तुम्हारा बेटा तो अब ये तो नहीं कहा मुझसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये जरूर कहा भाई वो भी बड़ा पॉपुलर है। नहीं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि रशिया में राज साहब का जो जलवा जी रहा। जी 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 अब मुझे लगता है सर कि नए सत्र की तैयारियां होने लगी हैं, तो मेरा आखिरी समय की पाबंदी, अदरवाइज तो इतने किस्से हैं, इतनी बातें हैं जिसका हिसाब किताब नहीं है। तो मैं सर आपसे चाहूंगा कि आनंद जी ने तो बहुत सारे गाने दूसरों के लिए लिखे, लेकिन जो उन्होंने अपने लिए लिखा है वो आप कविता शायद उन्होंने अपने लिए जो लिखी थी, तो वो दर्शकों को, श्रोताओं को सुना दें कि बहुत ऐसा कम होता है कि जो अपने लिए कि बख्शी साहब को सब जानते हैं एज अ लिरिसिस्ट, एज अ पोएट, लेकिन यू नो पीपल डोंट रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ डैड, ही इज अ फादर। तो जब मैं कॉलेज में था
और मेरा एक आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू अ गर्ल एंड आई वाज काइंड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद हर. तो मेरे डैडी को पता चल गया. तो ये सर ये क्या मैंने सुना तुम्हारा कुछ चक्कर शुरू हो गया लड़की के साथ. तो मैं बोला नहीं मैं ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं. देखा मैंने तुमको बस स्टॉप पे खड़े थे तुम जिस तरीके से बात कर रहे थे मैं समझ गया कुछ चक्कर है तेरा. तो मैंने बोला हाँ चक्कर चल रहा है लेकिन डैड आप तो बड़े हिपोक्रेट हो. इसे व्हाट डू यू मीन हिपोक्रेट. मैंने क्या कर दिया ऐसे. यू नो आई हैव लिव्ड अ गुड लाइफ. आई लिव्ड अ ऑनरेबल लाइफ. आई सेड डैड यू आर अ हिपोक्रेट. ये क्यों हिपोक्रेट. आई सेड आपने कम से कम 1000 गाने लिखे हैं. जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे. आई 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 तेरी याद आई. बाली उम्र को सलाम. लेकिन जब आपके लड़के बेटे का टाइम आया लव में होने का आप बोलते हो कि पढ़ाई करो लव अफेयर मत करो. तो ये गाने क्यों लिखे आपने. इसे ये गाने मैं तेरे लिए नहीं लिखे. ये गाने मैंने फिल्मी कैरेक्टर के लिए लिखे हैं. तो यू नो एट द एंड ऑफ द डे हिज फादर वी आर ऑल डैड्स. दे आर डैडीज एंड दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट द फैमिली. एग्जैक्टली सर वो आप निकालिए कविता तक. तो हाँ. ये एक कविता बख्शी साहब ने लिखी. उन्होंने 3500 गाने लिखे दुनिया के लिए फिल्मों के लिए. लेकिन हर एक गाना लिखने से पहले उनको ऐसा लगता था कि मैं फेलियर हूं. मैं आई एम नो गुड. ये पता नहीं कैसे मेरा कारवां चल रहा है लेकिन ये आज खत्म हो जाएगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि मैं कुछ जानता नहीं हूं और ये सब फ्लूक था. तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी. वो जो जब भी उनको डिप्रेस यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड और सेल्फ डाउट जो डेली होता था. एवरी डे ही टू बिगिन थिंकिंग आई एम नो गुड बट आई थिंक दैट इज व्हाट मेड हिम वर्क हार्ड. 4 पंक्तियां. सो द पोएम इज मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा. मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा. मैं कोई हर्फ नहीं हूं जो बदल जाऊंगा. मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूं. गिर पड़ूंगा तो क्या हुआ मैं संभल जाऊंगा. चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूं मैं. चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूं मैं. चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊंगा. काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे. काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे. काफिले वालों से आगे मैं निकल जाऊंगा. मैं अंधेरों को मिटा दूंगा चरागों की तरह. मैं अंधेरों को मिटा दूंगा चरागों की तरह. आग सीने में लगा दूंगा मैं जल जाऊंगा. आई विल लाइट फायर टू माई सेल्फ टू लाइट माई वे अहेड. हुस्न वालों से गुजारिश है. हुस्न वालों से गुजारिश है कि पर्दा कर ले. मैं दीवाना हूं मैं आशिक हूं मचल जाऊंगा. वाह. रोक सकती है मुझे रोक ले दुनिया बख्शी. मैं तो जादू हूं मैं चल जाऊंगा. दिस इज हाउ ही मोटिवेटेड हिमसेल्फ बिफोर एवरी फिल्म एवरी सॉन्ग. मिलन जी आखिरी में कि नीरज जी ने इतने सारे गाने लिखे हैं. आपको कौन सा गाना पसंद है ताकि वो गुनगुना दें. आपकी आवाज जो है. गाने तो बहुत हैं जी. मैं सिर्फ 2 लाइनें पहले सुना देता हूँ पापा की अपने ऊपर जो लिखी थी उन्होंने. जी जी. इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में. इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में. तुम्हें लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में. बहुत बढ़िया. आज भी होती हैं उसके लिए पागल कलियां. कुछ तो बात है नीरज के गुनगुनाने में. वाह 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 वाह. एक अच्छा जो मुझे लगता है जी. प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी. हम हैं प्रेम के पुजारी. हो प्रेम के पुजारी. कहाँ रे हिमालय ऐसा पानी. कहाँ रे हिमालय ऐसा पानी. यही वो ज़मीं जिसकी दुनिया दीवानी. सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी. प्रेम के पुजारी. वाह. प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी. हम हैं प्रेम के पुजारी. बहुत बढ़िया सर.
समय की पाबंदियां हैं, इशारा हो रहा है सामने से। इंद्रजीत जी, बस मैं आप चलते चलते आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि शैलेंद्र जी का निधन बहुत छोटी सी आयु में हो गया, 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाम बहुत कर लिया। लेकिन क्या आप मानते हैं, चूंकि आपने इतना शोध किया है, कि उसकी वजह तीसरी कसम थी जो उन्होंने निर्माण किया जिसमें उन्हें नुकसान हुआ, जैसा हम पढ़ते आए हैं, या कुछ और वजह थी? आंशिक रूप से तो बात सच है कि तीसरी कसम ने उनके प्राणों की आहुति, उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हालांकि ये भी उनके परिवार वाले लोग कहते हैं कि लोग जो उनके करीबी थे उन्होंने कुछ उनको चीट किया, उसकी वजह से भी। तो कई कारण थे, लेकिन एक कारण तीसरी कसम, क्योंकि 43 वर्ष की आयु में अगर वो और लंबी आयु होती तो पता नहीं कितने गाने, कितने गीत हमने देखे होते। खैर, एक गुजारिश मैं और करूंगा कि शैलेंद्र जी पर भी, भारतीय साहित्य के निर्माता शैलेंद्र साहित्य अकादमी का, और आनंद बख्शी साहब के ऊपर भी किताब, और नीरज जी पे भी, ये तीनों किताबें मेरे में उपलब्ध हैं। सारी आप लोग जो लेना चाहें ले सकते हैं। बिल्कुल।